अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतल्लिक गुज़श्ता रात जो ऐलान किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो यही था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त के ऊपर जो वक्त था, जो इख्तिताम के बहुत करीब पहुँच चुका था सीज़ फायर का, उसमें एक एक्सटेंशन अनाउंस की अमेरिका ने और ये कहा कि दरअसल फ्रैक्चर्ड स्टेट बन चुका है ईरान, इसीलिए एक पेज पर जब तक वो मुतालिबात के हवाले से सामने नहीं आ जाते तब तक इस सीज़ फायर को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। और इसके बाद अब से कुछ घंटों पहलों का अगर उनके बयान की हम बात करें तो उन्होंने ये कंफर्म किया है कि एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर उनके मुताबिक ये है कि जुमे के रोज़ दूसरा राउंड हो सकता है मुज़ाकराती अमल का। लेकिन ईरान का रिस्पॉन्स अगर देखें तो फिल वक्त वो कुछ और कहता है। IRGC की तरफ से ऐलान किया गया कि आज 3 जो वेसल्स हैं, 3 जो बहरी जहाज़ हैं, उन पर अटैक भी किया, उनको कब्ज़े में भी ले लिया IRGC ने। और साथ साथ जो बाकर गालिबाफ साहब के तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया कि ये जो टाइम बाय किया जा रहा है मुज़ाकराती अमल के हवाले से, ये दरअसल एक वॉर स्ट्रेटजी है, जंगी हिकमत अमली है। तो अब देखना यह है कि कितना आगे इस जंग को ले जाया जाता है, क्योंकि एनालिस्ट की राय में एस्केलेशन लैडर से ऊपर भी बात जा सकती है यहाँ से, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट का मसला भी है। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ईरान के अंदर भी IRGC और हुकूमती तर्जुमानों के बयानात में एक अच्छा खासा फ़र्क भी देखने को मिला है। तो पाकिस्तान की ये एफ़र्ट्स के वो ईरान को मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनवा ले, क्या ये कामयाब हो सकती हैं या नहीं? और दूसरे राउंड के हवाले से जो डिबेट चल पड़ी है, इस पर ईरान ऑन बोर्ड आ सकता है या नहीं आ सकता, इससे अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब मौजूद हैं, आप एकेडमिक हैं, एनालिस्ट हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। और इसके अलावा वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी फैज़ रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ साहब, क्या समझते हैं ये जो सेकंड राउंड था इस्लामाबाद टॉक्स का, इसमें जो डिले देखने को मिला है? JD वैंस का बताया जा रहा था कि वो अमेरिका से फ्लाई करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके थे, उसके बाद में अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया। वजह अपेरेंटली ईरान बन गया, लेकिन क्या चीज़ है जो कंपेल नहीं कर पा रही ईरान को इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनने से? गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, ज़ाहिर है जब दो फरीकैन बातचीत करते हैं तो उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, फ्लक्चुएशंस भी हैं, डिमांड्स आफ्टर डिमांड्स। लेकिन इसमें सिर्फ ईरान को मौरद इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं है। असल वाक़या यहाँ ये हुआ कि विद इन ए स्पैन ऑफ 4 आवर्स सदर ट्रंप ने अपने लाइव इंटरव्यूज में जो मुख्तलिफ बातें की और बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस दिए, और उन्होंने यहाँ कम से कम कौम को ये, अमेरिकी कौम को ये बावर कराया कि सब कुछ हो गया है और ऑलमोस्ट ईरान ने सरेंडर कर दिया है और हमारी तमाम शराइत को मान लिया है और हमने ये जंग जीत लिया। एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं। ब्लूमबर्ग, CNBC, एक्सियोस और इसके अलावा दूसरे जो डायरेक्ट फोन कॉल्स पर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की बातें की। तो यहाँ जो कंफ्यूजन फैला रहे थे खुद, आई डोंट नो वाज इट स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन या कोई बस जो उनकी एक शख्सियत का हिस्सा है वो अंदाज उन्होंने अपनाया हुआ था। तो वो एक मेजर इशू रहा, और खुद असल जो पॉइंट्स थे पूरी दुनिया को मालूम था कि ईरान की इस वक्त क्या पोजीशन है और अमेरिका क्या क्या चाहता है उससे, और जाहिर है कि वो उन दोनों पोजीशंस में बहुत ज्यादा गैप था। तो ट्रंप ने जो बातें की वो बहुत ही जनरलाइज्ड वे में वो बात कर रहे थे, जिसमें बहुत सी धमकियां भी शामिल थी। तो नतीजा ये निकला कि जाहिर है जब तक कि ईरानियंस के पास कोई सॉलिड ऐसी बात ना हो कि जिससे कि वो कुछ हासिल कर सकें इस्लामाबाद में। और दूसरी बात यह है कि मुझे खुद बड़ा अचंभा है, बड़ी हैरत है कि इस लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट जो कि हु इज जस्ट अ हार्ट बीट अवे फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, अगर वो इस नेगोशिएशंस में जा रहा है तो क्या पहले से कोई फ्रेमवर्क तय नहीं हुआ था या कुछ ऐसी एक पैरामीटर्स या कुछ बाउंड्रीज पहले से नहीं बना ली गई थी? ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने हाई लेवल पर आप बात करने जा रहे हैं हजारों मील दूर, और आपके पास अभी तक कोई भी गारंटीज, किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग्स, गारंटीज तो खैर बहुत दूर की बात है, मामूली सी मुफाहमत कुछ इश्यूज पे ना हो? तो मेरा ख्याल ये है कि उसका एक मेजर जो एक कॉज है, बहुत बड़ी वजह वो ये बनी कि वॉशिंगटन से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस जा रहे थे, और ईरानियन मेरा ख्याल है कि दे वर वेरी क्लियर। जी ठीक ठीक है, बिल्कुल। ये कंफ्यूजन जो आप कह रहे हैं
और यकीनन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की भी खिलाफ वर्जी है कि मुज़ाकराती अमल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान दिए गए उसने स्पॉइलर का किरदार अदा किया। जमील साहब, ये एक और तासुर जिस पर काफ़ी बात हो चुकी है वो यही है कि IRGC रजामंद नहीं थी, इसीलिए ईरानियन डेलीगेशन नहीं आ सका। लेकिन अगर अमेरिका इतना हेल बेंट है कि डील कर ली जाए, ईरान डील कर ले, बात कर ले, मुआहिदा तय कर ले, तो फिर वो नेवल ब्लॉकेड ख़त्म क्यों नहीं कर रहे, उस पर क्यों नहीं राज़ी हो रहे? क्योंकि वो एक जवाब फराहम करता है ईरान को टॉक्स का हिस्सा ना बनने का। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर इस पोजीशन से पीछे हट जाएं तो उसके बाद तो विजिबली कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। डू यू एग्री? Darsal, that's true. In fact, Donald Trump has one problem, rather many problems. One of the problem is that he becomes slave of his own circumstances. वो इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं और अपने बयानात के लिहाज से, और उनके बयानात ना स्टेट्समैनशिप वाले होते हैं ना इसमें कोई डिप्लोमेसी का कोई अक्स नजर आ रहा होता है। ये उनके ही लोग कह रहे हैं, उनके तमाम जो अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और डिप्लोमेट्स हैं वो भी यही बातें कर रहे हैं और उसका वो खुद ब खुद डेमोन्स्ट्रेट करते रहते हैं। ये बात तो अब जाहिर है दुनिया में रोजी रोशन की तरह आया हो गई है कि जिस नी जर्क तरीके से डिप्लोमेसी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं धमकियों के जरिए, तो इस तरह होती नहीं है डिप्लोमेसी। उसमें ईरान को दरअसल या तो कोई उनके इर्द गिर्द ईरान को समझने वाली शख्सियत नहीं है या सिर्फ पेपर टाइगर है जिन्होंने ईरान के बारे में ब्रीफिंग दे दी होगी कि फ्रैक्चर हो गया है, गवर्नमेंट खत्म होने वाली है, तनख्वाहें मिल नहीं रही। उन्होंने उसके बाद ट्वीट किया ना, ये मिलिट्री और पुलिस कंप्लेंट कर रही है ईरान में कि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और उनकी भी फाइनेंशियल पोजीशन ये हो गई है कि वो अभी लोगों को न तनख्वाहें दे सकेंगे और खुद ब खुद वो तासुर ये दे रहे हैं कि अब तो गवर्नमेंट जो है फ्रैक्चर हो चुकी है, अब जाने वाली है इन हालात की वजह से। और ब्लॉकेट का आपने कहा, आपके सवाल में एक छोटा हिस्सा ब्लॉकेट का भी है। ब्लॉकेट के बारे में दो बातें हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये ख्याल है, ये ब्रीफिंग दी गई होगी, अव्वल तो ब्रीफिंग पे ज्यादा वो बिलीव करते नहीं है, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द अफराद हैं जो व्हाइट हाउस में इस वक्त सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अब वो रवायती डिप्लोमेसी तो रही नहीं कि जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट अपनी पूरी की पूरी इनपुट देता था और साथ में उनके पेंटागन इनपुट देता था, बाकी इदारे देते थे। अब तो वो टीम है और उस टीम में एक कल्ट सी बात बन गई है, वो बताते हैं और उस पर अमलदारी करनी शुरू कर दी जाती है। जो नहीं मानता है, 1 दर्जन के करीब मिलिट्री कमांडर्स या छोड़ गए या सैक कर दिए गए, इसी तरह वज़रा उनके खुद ब खुद छोड़ के जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों का अगर अहाता करें तो नतीजा ये निकलता है कि उनके इर्द गिर्द कोई कल्चरल सेंसिटिविटी या जो रीजनल सेंसिटिविटी को ज्यादा गहराई में बताने वाला कोई नहीं है। ईरान के बारे में नेतन्याहू ने जो पट्टी पढ़ाई थी, जो बात लीक होकर पहुंची है मीडिया में अमेरिका में, वो ये थी कि ये कोई बात नहीं है, 4-5 दिन की बात है। वार प्लान यही था, 4-5 दिन की बात है, उसके बाद सारी चीजें जो है वो हुकूमत खत्म हो जाएगी और हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। वो हुआ नहीं और उसके मजमरात ये हुए कि लोगों की चीखें निकल गई मईशत के लिहाज से। जो इस वक्त अमेरिका में महंगाई का सिलसिला है, जो IMF की हेड बता रही है कि क्या होने वाला है, किस तरह इन्फ्लेशन जा रही है और क्या आगे जाके बात पहुंचेगी, कहाँ पे चेक टू पे चेक रहने वाले अमेरिका के ज्यादातर अफराद वो तो गुजारा नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह दुनिया के हालात यही, एशिया में भी इसी तरह। तो तमाम चीजों को अगर आप देखें तो महसूस ये होता है कि ये ब्लॉकेट में उनकी आना भी शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल शख्सियत और दुनिया की पावरफुल शख्सियत के पास वो कोड है जिसको अपने कांग्रेस मेंबर्स कह रहे हैं। जी ठीक, आप मजीद चाहते हैं कि बिल्कुल। ब्लॉकेट जो है वो दर्द सर यकीनन बन गया ईरान के लिए। तैमूर साहब, ये आपको लगता है कि बड़ा फैक्टर इसी बात के ऊपर कंसेंसस का ना होना है कि पहले आप जो ब्लॉकेट किया हुआ है इसको ख़त्म करें, या जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में जिक्र किया, फ्रैक्चर्ड स्टेट का उन्होंने नाम लिया, वो भी एक वजह है कि एक पैरेलल स्टेट IRGC तस्वुर होती है और कहा जाता है कि जो उनके कमांडर्स हैं वो हॉक्स हैं, वो तैयार नहीं है किसी भी डिप्लोमेटिक डिबेट के लिए। वो कहते हैं कि जौहरी प्रोग्राम भी गिव अप ना करें, अपना मिसाइल प्रोग्राम भी बंद ना करें, हुर्मस को भी गिव अप ना करें। तो ये वजह है कि इंटरनल कंसेंसस नहीं हो पा रहा ईरान में, या वजह डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और ब्लॉकेड है? नहीं जी, बयानात वजह नहीं है और ये भी वजह नहीं है कि उनके अंदर कंसेंसस नहीं है, उनके अंदर बड़ा कंसेंसस स्ट्रांग है और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ईरान का नुक्ता नज़र इसमें यह है कि अमेरिका ने एक्चुअली सीज़फायर को वायलेट किया है, सीधी सी बात है। क्योंकि जो अमेरिका ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज को मज़ीद ब्लॉकेट किया है, ईरान के ब्लॉकेट को मज़ीद ब्लॉकेट किया है, ईरान का असल में वो इशू है
फिर उन्होंने एक ईरानियन शिप पे फायर किया और उस शिप को टेक ओवर किया। इन्होंने एक चाइनीज़ शिप को टर्न अराउंड किया, चाइना ने भी उस पर एक बड़ी हार्श और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। तो ईरान का ये नुक्ता नज़र है कि अमेरिका जो है, सब जानते हैं, प्रेस में छप चुका है कि इस वक्त अमेरिका की मिसाइल्स जो हैं डिप्लीट हुई पड़ी हैं। तो ईरान का जो नुक्ता नज़र है इस पर वो यही है कि ये बेसिकली वक्त ले रहे हैं, ये नेगोशिएशंस की बातचीत कर रहे हैं, वक्त ले रहे हैं, और दे आर नॉट सिंसियर इन द नेगोशिएशंस। जहाँ तक जौहरी प्रोग्राम का ताल्लुक है तो ईरान ने तो ऑलरेडी उनको ऑफर कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि हम 5 साल के लिए बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा जी 20 साल के लिए बंद करें, तो उसके बीच में कहीं गिव और टेक हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ईरान ने उसमें मैक्सिमलिस्ट पोजीशन नहीं ली, तो ईरान ने इस टॉक से इसलिए विड्रॉ किया है। बाद में फिर जेडी वांस ने कहा कि अच्छा मैं भी नहीं जा रहा। तो विड्रॉ करने की वजह ये है कि अमेरिकन ब्लॉकेड जो है वो सीज़फायर की वायलेशन कंसिडर करते हैं, और नंबर 2 उन्होंने ईरान के वेसल पे अटैक किया है, उसको वो वायलेशन समझते हैं। उन्होंने चाइनीज़ वेसल को रोका है, उसको वो वायलेशन समझते हैं। लेबनान के अंदर सीज़फायर के बाद भी स्कर्मिशेस जारी हैं और अटैक्स जारी हैं, उसको वो सीज़फायर की वायलेशन समझते हैं। तो ईरान का नुक्ता नज़र इसमें यह है कि अमेरिका सिंसियर नहीं है अपने सीज़फायर में, सीधी सी बात है। लेकिन तैमूर साहब, अब IRGC ने भी काउंटर अटैक शुरू कर दिया है ना। अब कहा जा रहा है कि 3 कार्गो शिप्स पे उन्होंने कब्जा किया, ये ऐलान कर दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये अमेरिकन जो इनिशिएटिव है नेवल ब्लॉकेड का, या जो सीज फायर की वायलेशंस हैं, इसकी वजह से अब एस्केलेशन लैडर में ये जंग ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? जना व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखिए, जंग में ना हम एक ऐसे स्टेज में आते हैं जिसको हम कहते हैं नो वॉर नो पीस, या इसको लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। इसके कई टर्म्स होते हैं, ग्रे जोन भी कहा जाता है। तो हमने बहुत सारी जंगें देखी हैं कि जहाँ पे हॉट वॉर ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद लो इंटेंसिटी वॉर और नो वॉर नो पीस की सिचुएशन हो जाती है। जिस तरह कोरियन वॉर 53 में ख़त्म हुई, बट अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो स्टेट ऑफ वॉर थी वो 2000 तक चली। और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख सकते हैं। डॉनबास के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी इस तरह 8 साल एक फेज़ में रहा, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के। तो हमें इस वक्त यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त नो वॉर नो पीस के लिए जहन तैयार होना चाहिए। हमारी ख्वाहिश तो बहुत है कि अमन हो जाए, मगर मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रहा। इसमें एक और फैक्टर ये है कि इसराइल ने, देखें जी, 7 अक्टूबर से फैसला किया हुआ है कि जो भी रिजीम्स हैं रीजन के अंदर जो इसराइल के लिए थ्रेट हो सकती हैं, वहाँ उन्होंने रिजीम चेंज करना है। और ट्रंप भी इस पे इत्तफाक कर रहा है कि हाँ हम इसके साथ हैं इस प्रोग्राम के। तो दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे आर जस्ट चेंजिंग टैक्टिक्स, सीधी बात करने वाली। सही, जो वॉर स्ट्रेटजी है उसको वो तब्दील कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर हमारी गुफ्तगू जारी है। फैज साहब, ये जो बात हो रही है, जिस तरह तैमूर साहब ने कहा, नो वॉर नो पीस वाला एक ग्रे एरिया आ चुका है, लेकिन क्या इसका इम्कान मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई ये समझते हैं कि चूंकि हमने नेवल ब्लॉकेड कर दिया, वो ये भी कहते हैं कि $500 मिलियन का रोज़ाना का नुकसान हो रहा है ईरान का, और इसके बाद एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ रहा है, तो कहीं ये सेंस तो नहीं प्रिवेल कर गई रिपब्लिकन रैंक्स के अंदर कि थोड़ा अगर इंतज़ार किया जाए तो ईरानियन रियासत और कमज़ोर पड़ जाएगी और उसके बाद मज़ीद टर्म्स हमारी ही माननी पड़ेंगी उनको? इज़ दैट ट्रू? जी मुजम्मिल, देखिए, एक तो आपका सवाल ब्लॉकेट के बारे में, और फिर तैमूर साहब ने जो बात की कि नो वॉर नो पीस, इसमें मैं थोड़ा सा जरा एक डिफरेंट नुक्ता नजर देना चाहता हूँ। देखिए, एक्चुअली हुआ ये है कि ये एक बड़ा ही स्मार्ट पिवट है ट्रम्प की तरफ से। मेरे ख्याल पहली दफा कि उन्होंने कोई स्मार्ट इन ए सेंस के, नॉट नेसेसरीली अ गुड मूव बट अ स्मार्ट मूव। आपको मालूम है स्ट्रीट स्मार्ट भी लोग होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पिवट है कि इन्होंने ये देखा कि इनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो वहां पर काम नहीं कर रही, जबकि जो ब्लॉकेड जैसा भी हो, पार्शल हो, थोड़ा बहुत इन्फेक्टिव, उसकी वजह से वो ईरान को इश्यूज हो रहे थे और हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर यह ख्याल एक जगह बनाने लगा है कि हम अगर सिर्फ ब्लॉकेड को कंटिन्यू करके अगर इकोनॉमिकली, और यही जो आपने जिसको अगर ट्वीट का जिसका जिक्र किया आपने, वो यही है कि एक तरफ तो आपने सीजफायर करके ये एक्सपेक्टेशंस कर दी हैं पूरी दुनिया के सामने कि देखें हमने तो सीजफायर कर दिया, हम बॉम्बिंग नहीं कर रहे, अब ईरान से भी हम इसकी तवक्को रखते हैं कि, यानी उसको आपने रिस्ट्रेन कर दिया। और फिर आपका उस स्ट्रेट में इस वक्त एक्चुअली यू हैव एन एक्टिव एक्ट ऑफ वॉर इन प्लेस राइट नाउ। अगर ब्लॉकेड एक्टिव है तो वो तो इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सीजफायर है?
तो ये सीज फायर नहीं है, इट्स ए पार्शियल, और एज द इरानियंस सेड इट्स ए यूनिलैटरल सीज फायर। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि ईरान, और आपने जो एस्केलेशन की जो बात की, जो एस्केलेशन लेवल की, एक्चुअली वो एग्जैक्टली जो प्रोफेसर रॉबर्ट पेप हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, वो भी ये बात कर रहे हैं कि असल मामला ये है कि अब अगर आप, इफ यू वांट ईरान टू ब्लीड टू डेथ लिटरली इकोनॉमिकली, तो वो तो रिस्पॉन्ड करेंगे। वो कैसे ठंडे पेट बर्दाश्त कर लेंगे कि आप उस ब्लॉकेड को, जहां से वो बकौल खुद उनके, आई डोंट थिंक इट्स $500 million अ डे, बट इट्स अबाउट लाइक 100 बिटवीन $100 and $200 million, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि वो बिल्कुल इकोनॉमिकली डिप्लीट हो जाए। और देखिए आप ये जरा इसके लॉन्ग टर्म वो देखिए इनके गोल्स, आई थिंक इट्स ए स्मार्ट मूव कि अगर ये ब्लॉकेड वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इन कमिंग डेज अमेरिका के पास हुर्मुज का प्रैक्टिकल कंट्रोल चला जाएगा, और ईरान जो चाहता है कि वो उसकी सॉवरेंटी वहां बरकरार रहे, और उसमें जाहिर है कि अमेरिका की मदद गल्फ स्टेट्स और दूसरे जो रीजनल कंट्रीज हैं वो करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान के पास ये टोटल कंट्रोल हो। लेकिन इसमें दूसरा प्लेयर जो बैठा हुआ है वो चाइना है। चाइना क्या ये अगेन बर्दाश्त करेगा कि जहां से उसकी 80% एनर्जी सप्लाईज जा रही हैं, वो उसका टोटल कंट्रोल अमेरिका के पास रहे फॉर ए फोरसीएबल फ्यूचर। और लेकिन फैज साहब, ये जो बात होती थी कि जॉइंट मैरीटाइम फोर्स बना देंगे हुर्मुज के लिए, क्या वो अल्टरनेटिव अमेरिका उस तरफ जाने की भी कोशिश कर सकता है और ईरान मान सकता है इसको? देखिए, ज्वाइंट की बात तो उस वक्त थी ना कि जब वो ईरान को उसमें शामिल करें। अगर वो ब्लॉकेट को कंटिन्यू करते हैं अपनी तमाम शराइत मनवाने के लिए, जिसमें कि जाहिर है कि जीरो, वो तो ये चाहते हैं जो कोट एंड कोट न्यूक्लियर डस्ट, कि वो आप बाकायदा वहां से निकलवाएं, और उसके अलावा पूरा नेवर अ वेपन, फिर कभी भी आप एनरिचमेंट नहीं करेंगे। 20 इयर्स की बात तो जैसे तैमूर साहब ने कहा, वो 5 इयर्स उन्होंने काउंटर किया, लेकिन खुद अब ट्रंप ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा नहीं, नॉट इवन 20 इयर्स, हम चाहते हैं कि ये नेवर। तो ये जो शिफ्टिंग गोल पोस्ट हैं, और इसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजिंग है, आई डोंट नो कि हो सकता है। देखिए एक बात और है मुज़म्मिल, कि एक ऐसा शख्स जो कि एक वसी बैकग्राउंड से, बिजनेस बैकग्राउंड से आया है, 2 दफा उसने बड़े मैसिव इलेक्शंस जीते हैं, मैं नहीं समझता कि वो इतना डम होगा। उसकी अपनी शख्सियत है, लेकिन देयर इज मेथड टू मैडनेस, सो टू स्पीक। और ये जो इस वक्त पे जो पिवट हुआ है, सही, ये इसमें जरूर ईरानीज जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो जंग विल बेसिकली एस्केलेट। और अभी जैसे कि खुद आपने फरमाया कि 2 जहाजों पर आज इन्होंने हमला किया है। अब देखिए, अब अगर फर्ज कीजिए कि वो आपने सीज फायर करने को कह दिया, अगर चाइना का शिप ईरान की पोर्ट से गुजरता है, बंदर अब्बास से निकल के या फर्ग आइलैंड से, तो क्या अमेरिका उसको ब्लॉकेट करेगा? सवाल ये है। अगर करेगा तो आप फिर जाहिर है कि वो तो एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, ना सिर्फ ईरान के साथ बल्कि चाइना के साथ भी। तो इसकी अभी कई ऐसी चीजें हैं, जो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्लियर नहीं है। एक ब्रॉड बेस लाइन उन्होंने अपनी तरफ से एक फिक्स की है, लेकिन इसमें बहरहाल पाकिस्तान का जो रोल है वो उसको मैं एडमायर करना चाहता हूँ। रिगार्डलेस जो भी हुआ, वो पाकिस्तान इस नहज तक पहुंचा है, और आई एम श्योर कि दे विल कंटिन्यू टू एंगेज विद बोथ पार्टीज। और इसमें ईरानियों का जो वो है, बहरहाल यहाँ की जो मीडिया में आपको हैरत होगी कि ईरानियंस गेटिंग लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर देयर पोजीशंस, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड, इन द लेफ्ट। मतलब ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों फरीकैन कह चुके हैं कि सोल मीडिएटर जो है वो पाकिस्तान ही है सिचुएशन में। जमील साहब, ये सरप्राइज होगा कि अगर आउट ऑफ नोवेयर डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करें कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हमने ब्लॉकेड ख़त्म कर दिया है, और उसके बाद ईरान भी मान जाए, या अब सूरत हाल उससे ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्लॉकेड, मामलात इससे आगे बढ़ चुके हैं? तो कुछ जो प्रोबेबिलिटी है, जो उम्मीद है मुज़ाकरात की, वो अब किस स्टेज पर खड़ी हुई है? आपको लगता है कि इस्लामाबाद टॉक्स अब भी पाइपलाइन में हैं, या फिर वो न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं? यकीनन इस्लामाबाद की टॉक्स तो अभी पाइपलाइन में है, और कहीं भी किसी जगह पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडिया नहीं दिया है कि अल्लाह खैर सल्ला, इसके बाद जो है बस ब्लॉकेड रहेगी या बम बरसाए जाएंगे। वो तो उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने बता दिया है कि जी मैंने ये सीज फायर एक्सटेंड कर दिया है। मासिवाय ब्लॉकेड की उन्होंने बात की है। अब ब्लॉकेड की इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ है। वो ब्लॉकेड इंटरनेशनल वाटर में करना
वुड इट बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वार? उसका दिया हुआ है यूनाइटेड लेकिन नेशंस। जमील साहब एक सवाल ले लें, जमील साहब एक सवाल ले लें, लेकिन जो मुशीर हैं ईरान के स्पीकर के, जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी, उन्होंने ये जो बता दिया जंगबंदी का है, ऐलान है दिया ये है। फ्रॉड है, ये एक ट्रिक है टाइम बाय करने के लिए। जी हाँ, मैं तो आपको इंटरनेशनल कानून का इसी हवाले से बता रहा था, तो दोनों के जवाब उसमें आ जाते। जो मुशीर है स्पीकर साहब के, और जाहिर है वो आईआरसीजे की, आईआरसीजीसी की आवाज में वो ट्यून पर बात करते हैं। और इसी तरह स्पीकर साहब को जनरल रहे हैं बाकर कालीबाग साहब वहाँ, और उन्होंने पासदारान की तरफ से जंग लड़ी है इराक के खिलाफ। तो यस, ये दुरुस्त है, ये पॉस्चरिंग दोनों तरफ से है। मैं इंटरनेशनल कानून की बात कर रहा था जिसकी धज्जियां तोड़ा दी हैं अमेरिका ने। ये काउंटर आर्गूमेंट सारों के हर एक के पास है, लेकिन जब टेबल पर आते हैं तो उस आर्गूमेंट को बिल्ड करने के लिए ईरान की तरफ से क्या है? ईरान सिर्फ इतनी सी बात करता है कि जी मैंने अगर ब्लॉक किया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और मैंने उसका कंट्रोल संभाला है, तो वो बयान उसको उसका रेफरेंस डालता है, कहता है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत। और वो इंटरनेशनल लॉ जिसका वो सहारा लेता है वो यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज, जो कि 94 में नाफिजुल अमल हुआ। उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। एक चीज उसमें यह है कि जो स्टेट है जिसकी टेरिटोरियल उसमें आता है जुरिस्डिक्शन में आपनाएं आती हैं, वो उसके रेगुलेशंस बयान कर सकता है, उसमें एक फ्रेमवर्क बना सकता है। उस फ्रेमवर्क पे जाहिर है वो क्या चुका है ईरान की जिम्मे में फ्रेमवर्क बना। दूसरी तरफ ब्लॉकेट जो लगाया है इंटरनेशनल वाटर में, वो एक कजाकी है, इसमें दुरुस्त है। अब उसको अगर ईरान कहे कि हाँ वो एक्ट ऑफ वार है और उन्होंने उनका एक जहाज कब्जे में लिया है, तो यूनाइटेड नेशंस उसके लिए क्या कहता है? यूनाइटेड नेशंस कहता है कि अगर कोई आपकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, आपका फ्लैग होल्डर जहाज कहीं से गुजर रहा है या आपके एम्बेसी पर हमला हो जाता है, तो आप उसको तसव्वुर करते हैं कि वो आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी आर्टिकल 2 उसका सब आर्टिकल 4 यूनाइटेड नेशन चार्टर का उसकी वायलेशन की गई है। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी वाइड स्पेक्ट्रम है। तो उसके जवाब में आर्टिकल 51 कहता है, जिस तरह ईरान ने इस दफा भी जवाब दिया, वो चाहे तो रेसिप्रोकल से साथ साथ उसको सिक्योरिटी काउंसिल में जाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि बेबा आईआरजीसी जो है बस शुरू कर दे रॉकेट बरसाना, ऐसा नहीं, ऐसा इजाजत नहीं है इसमें। तो अब ये तो हो गई इंटरनेशनल कानून की बताओ। अब हम बात कर रहे हैं पासदारान की, और हम बात कर रहे हैं एडवाइजर मेहदी साहब की। तो वो यकीनन उन्होंने अपनी कौम को भी तो कुछ वो मोटिवेशन बरकरार रखना है। देखिए ईरानी कौम में उसकी मोटिवेशन को बरकरार, या अमेरिका में भी जो बयानबाजी हो रही है, कुछ तो बयानबाजी हो रही है जो कि वो ईरान को बताने के लिए, और ज्यादातर बयानबाजी तो ये होम कंजम्पशन, इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी तो है ना, ताकि लोग समझे कि हाँ एग्जैक्टली मीडिया के लिए होती है। सही कह रहे हैं आप। मैं आता हूं इस ये जो बयानबाजी और रेटरिक का मामला है, लेकिन इस पे तैमूर साहब, अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस तरह आपने पहले कहा कि इंटरनल कंसेंसस का कोई इशू नहीं है ईरान के अंदर, लेकिन हमने ये देखा है कि जो अरागची साहब का ट्वीट था कि हॉर्मुज़ इज कम्प्लीटली ओपन, उसके जवाब में आईआरजीसी के जो क्लोज मीडिया हाउसेस थे उन्होंने इडियट कहकर पुकार दिया अरागची साहब को, और साथ ये भी कहा कि हम सिर्फ आयतुल्लाह से ऑर्डर लेते हैं और खुलेआम तनकीद की इस बयानिए के ऊपर के डिप्लोमेटिक बातचीत होनी चाहिए। तो ये फॉल्ट लाइन तो विजिबल है, ये फैक्टर ही नहीं है, आपको लगता है? जी बिल्कुल, आईआरजीसी इज रनिंग द शो, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैंने आपके प्रीवियस प्रोग्राम में कहा, इकोनॉमिस्ट में भी बात आई कि बेसिकली इस वक्त ईरान में टोटली इंचार्ज आईआरजीसी है। आगे जो मर्जी बंदा बात करे वो उसको भी कह सकते हैं कि तुम इडियट हो, ये बात हमारी बात ही नहीं है। दे रनिंग द शो, तो ये क्लियर होनी चाहिए बात। दूसरी बात ये कि कहा गया कि ये बड़ी स्मार्ट मूव है जो ट्रंप कर रहे हैं, मगर देखें 25% जो दुनिया का एनर्जी है वो उसने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से पास करना है। तो ईरान को एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पूरी दुनिया को है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी कामयाब मूव होगी। कहा गया कि चाइना को 80% रिसोर्सेज जो है ऑयल वगैरह जो है वो ईरान से मिल रहा है, दैट्स नॉट करेक्ट। चाइना को 10 to 12% अपनी चाइना की जो इंपोर्ट्स हैं वो ईरान से आती हैं। ईरान की 80 to 90% एक्सपोर्ट्स चाइना को जाती हैं, इसलिए चाइना को अगर नुकसान है तो 10 to 12% का नुकसान है। कहा गया कि इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर्स में हो रहा है ब्लॉकेट, तो ये इसलिए उस पर कोई केस नहीं बनता। ऑफ कोर्स केस बनता है, इट्स पायरेसी, और ईरानियन रजीम ने ये कहा है, और ये बड़ी क्लियर बात है कि अगर मेरा जहाज़, पाकिस्तान का जहाज़, किसी और का जहाज़ जा रहा हो इंटरनेशनल वाटर्स में और आप उसको पकड़ लें या उसको ब्लॉक करें, इट कॉन्स्टिट्यूट्स पायरेसी। इज़ वेरी क्लियर, द लॉ इज़ वेरी क्लियर।
फिर आखिरी बात ये कि इंटरनेशनल लॉ वेरी एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 51 ये कहता है कि एनी कंट्री विच इज अटैक्ड हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। ये बहुत सेंट्रल डॉक्ट्रिन है यूनाइटेड नेशंस का। तो ईरान जो है वो तो बेसिकली सेल्फ डिफेंस आर्ग्यू कर रहा है, करेक्टली आर्ग्यू कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। नेगोशिएट कर रहे थे, उनको मारना शुरू कर दिया। So that's my feedback. IRGC is running the show, और ये कुछ and clearly United States is contradicting international law. It's committing piracy, very clear. और ईरान जो है वो आर्टिकल 51 के तहत अपनी कंट्री का सेल्फ डिफेंस कर रहा है, ये भी बड़ी क्लियर है। ये अलग बात है कि ईरानियन गवर्नमेंट लेकिन तैमूर साहब इसके अलावा ये जो हाई सीज वाली एक डिबेट होती है कि हुर्मस टेरिटोरियल वाटर्स है या हाई सीज है, इस पे भी कंफ्यूजन बरकरार है। तो इस पे व्हाट डू यू थिंक इज द एक्चुअल पोजीशन? The actual position is कि of course जो एक्चुअल वाटरवे है वो डिवाइड होता है ना बिटवीन ईरान एंड कतर एक्सेट्रा, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो हुर्मुज का अपना वाटरवे है, ठीक है। और फिर आगे आप इंटरनेशनल वाटर्स में जब आते हैं जहां अमेरिकन शिप्स वगैरह खड़ी हुई हैं, तो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर भी अगर अमेरिकन शिप्स उसको रोकती हैं तो दैट्स क्लियर पायरेसी। यू कांट डू दैट, यू हैव नो अथॉरिटी। देखिए पाकिस्तान की नेवी अगर फर्ज करें कि या इंडिया की नेवी पाकिस्तान के किसी जहाज को रोक दे, या पाकिस्तान की नेवी इंडिया के किसी जहाज को रोक दे, इंटरनेशनल वाटर्स में रोक दे, इट हैज नो अथॉरिटी टू डू दैट। इंटरनेशनल वाटर्स डजंट मीन कि अमेरिका हैज अथॉरिटी टू स्टॉप अ शिप इन इंटरनेशनल वाटर्स। दैट्स कंप्लीटली not what the international law says. In fact, अगर कोई भी कंट्री ये करती है तो it constitutes piracy. It's very clear. Doesn't matter कि आप कहाँ देखिए ना, अगर एक मेरी चीज है और आप उसको चोरी कर लेते हैं, उठा लेते हैं without any UN mandate. Doesn't matter कि आप इंटरनेशनल वाटर्स में करते हैं या किसी के नेशनल वाटर्स में करते हैं या आप टिम्बकटू में करते हैं या आप जहाँ भी करें, जहाँ पे भी करें, वो चोरी है बेसिकली, सीधी बात है। बिल्कुल। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। फैज साहब, अब से कुछ देर पहले जो खबर है वो आपसे शेयर भी कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जुमे के रोज़ को दूसरा राउंड हो सकता है मुज़ाकरात का, जो कि अच्छी खबर है। दैट मीन्स पाकिस्तान अब भी परसुएट करने की कोशिश कर रहा है दोनों साइड्स को। इस स्टेटमेंट पर एतमाद किया जाए अब या इग्नोर किया जाए इसको? Don't hold your breath yet. मेरा जवाब यही होगा, क्योंकि अभी तो बहुत अरसा है जुम्मे में, आज तो सिर्फ यहाँ बुध है, तो ट्रम्प साहब के लिए बहुत वक्त है। वो किसी भी वक्त, असल में इस वक्त मसला ये है कि उनके हाथ से कोई कुछ एडल्ट्स जाएं और वो उनका स्मार्टफोन जो है वो अगर उनसे वापस से लिया जाए तो शायद आप अमन की तरफ जल्दी बढ़ जाएंगे। देखिए प्रोफेसर तैमूर ने एक बात की जो स्मार्ट मूव की, जिस तरह तो मैंने उसको साहब से स्मार्टफोन ले लिया उसी तरह उनसे भी लेना पड़ेगा। थैंक गॉड ले लिया है, शुक्र है खुदा का। देखिए जो तैमूर साहब ने बात की ना, कि मैंने जब स्मार्ट मूव कहा था तो उसके साथ क्वालिफाई किया था कि नॉट नेसेसरीली अ गुड मूव बट अ स्मार्ट मूव। और साथ साथ मैंने स्ट्रीट स्मार्टनेस की भी बात की थी। तो एग्जैक्टली मेरा मतलब ये था कि वो उसकी बड़ी ही एनॉर्मस उसकी इम्प्लीकेशंस हैं रीजन के लिए भी। लेकिन जो आपने सवाल किया हमारे जमील साहब से और खुद इनसे कि अगर आप ब्लॉकेट खत्म कर देता है अमेरिका, और आइडियल तो इनके लिए, और आप यकीन करें इस वक्त यही ये चाहते हैं ट्रम्प के भाई, मैं किसी से दामन छुड़ाऊं ब्लॉकेट वगैरह खत्म करके। और जो खुद कह भी चुके हैं एक्चुअली है कि यूरोपियन पावर्स को, चाइना को, लेट देम मैनेज दैट क्राइसिस और वो स्ट्रेट को, और मैं वापस जाके आराम से अपनी जो इलेक्शंस होने वाले हैं और जो मेरा बुरा हाल हो रहा है यहाँ पोल्स में उसको संभालूं। लेकिन देखिए इस वक्त जो इंटरनेशनल मामलात हैं खुसूसन मिडल ईस्ट के और इसराइल का, जो एक मैं इसमें एक मिसरा इस्तेमाल करता हूँ, हमारे तैमूर साहब उसको एंजॉय भी करेंगे। कोई माशूक है इस पर्दे जंगारी में, कि वो उस माशूक वो जो बैठा है ना पीछे, वो बेचारे इनको हरकत करने नहीं दे रहा कि वो किसी तरह से, क्योंकि अगर देखिए ब्लॉकेट खत्म करके चले जाते हैं तो मामला तो प्री फेब जो फेब 28 है वहां पहुंच जाएंगे, और इजराइल को किसी भी तरह से ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि ईरान को इस तरह से छोड़ दिया जाए कि वो दोबारा $125 बिलियन a ईयर बनाना शुरू कर दें, उन पे सैंक्शंस जो ना का थोड़ी सी नरमी बढ़ती जाए, उनका इंटरनेशनल स्टेचर हाई हो जाए, और जो दूसरी गल्फ स्टेट्स हैं उनको उनके रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। तो ये कम अज कम उस माशूक को जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। और खुसूसन जीसीसी का भी मेरा ख्याल मसला यही होगा कि तो लिहाजा ये इस वक्त इनके पास, ट्रम्प के पास इस वक्त कोई बहुत ज्यादा वायबल ऑप्शंस नहीं है। और यही आप ये देखेंगे कि कुछ जैसे मैंने आपसे कहा कि वो कुछ वायबल और कुछ स्मार्ट मूव्स वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन बहुत मुश्किल हालात हैं उनके लिए इस वक्त, और इस वक्त जो जिस तरह से फंसे हुए हैं वो यहाँ एग्जैक्टली उसका पॉइंट ऑफ जिक्र नो जो हुआ रिटर्न है। भी है, और साथ जी साथ जी हाँ। इससे आगे भी नहीं जा सकते, मुज़ाकरात के अलावा वे आउट Absolutely. नहीं है। जमील साहब, मेरे पास 2 मिनट हैं। ये कम्युनिकेशन के हवाले से भी कहा जाता है कि ईरान के अंदर कम्युनिकेशन जिस तरह से चलती है वो बहुत ही टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि खामेनेई साहब जो हैं वो लेटर्स की फॉर्म में, खतूत की फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं अपने स्पीकर से, गालिबाफ साहब से, और उसके बाद जाके अमेरिका को कोई रिस्पांस मिलता है। तो ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से हमने इस मुज़ाकराती अमल को स्लो पेस पे चलते हुए देखा है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं जुमे को मुज़ाकरात हो सकते हैं, आपकी क्या इवैल्यूएशन है इस बयान से मुतालिक? बाकी 1.5 मिनट मेरे पास रह गए, अब मुझे 25 मिनट का जवाब मैं देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि यस, बिकॉज वो अपनी लोकेशन नहीं बताना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पिछली गुफ्तगू थी आपके तमाम नाजरीन की तशनगी रह जाएगी। हम बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे एक यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ आईसीज की, उसमें ट्राइब्यूनल दिया हुआ है कि अगर कोई पायरेसी होती है 292 आर्टिकल के तहत, तो क्योंकि हम बोर हो जाते हैं ना दरअसल इसमें इंटरनेशनल लॉ के सिलसिले में, लेकिन ये चीजें हैं जो कि हमारा आर्गुमेंट बिल्ड करती हैं, तो उसमें ट्राइब्यूनल का सिलसिला है। यहाँ बात उससे आगे बढ़ गई है, ईरान और अमेरिका हालत जंग में है, तो उस हालत जंग में अभी खत्म नहीं हुई है, लिहाजा उसमें तो ट्राइब्यूनल उसमें 2 हफ्ते लेगा, उसमें उस पर फैसला करेगा। उसका दूसरा रेमेडी है, तो ये 25 मिनट ये खत्म हो गए, सिर्फ ये मैं बताना चाहता था। तीसरी बात ये है 25 सेकंड की, कि वो आबनाए हरमुज का जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ आईसीज का मैं जिक्र कर रहा था, उसका आर्टिकल 24 पढ़ लें आपके रिसर्चर और बाकी लोग, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि क्या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है और क्या होती हैं हुकूक और क्या क्या होते हैं कयूद उन ममालिक की जिनकी सॉवरेनिटी उसमें आता है। आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि यस, जो उनके रहबर हैं ईरान के, उनकी अभी ऐसी सूरत हाल है कि उनके से मां सिवाय जो आईआरसीजी के एक आध लोग होंगे, उसके अलावा उनसे नहीं है, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ता होगा, और जिसकी वजह से कुछ उनके रैंक एंड फाइल के लोग उसमें एडवांटेज भी लेते होंगे। और इसमें फाइनली ये है कि इस वक्त जो आप खबर देख रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त फरमा रहे हैं और चल रही है खबरें, उसके मुताबिक मैं जिस तरह आगाज किया था अपने गुफ्तगू का, कि पाकिस्तान के इस डिप्लोमेसी में इस वक्त तमाम होटलों में वही उनकी एडवांस पार्टियां मौजूद हैं, खाना पीना खा रही हैं, इंतजार कर रही हैं, लिहाजा आई एम क्वाइट आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। यस प्लीज। आपके 2 मिनट खत्म हो गए, चाहे तुम्हारा ऑप्टिमिज्म है। तैमूर साहब, आप भी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं एक और राउंड हो जाएगा, ही मीन्स इट, और ईरान भी इस पर ऑन बोर्ड आ जाएगा? मैं कह रहा था कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अमेरिका को करने पड़ेंगे। अगर वो ये करते हैं तो ईरान इज रेडी टू कम बैक टू द टेबल, ये बात भी क्लियर है। अच्छा, सिर्फ 10 सेकंड अगर मुझे वो हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर सूरत हाल अब मुनहसर है, और ईरान की तरफ से क्या जस्र दिया जाता है ये भी गालिबन एक आध रोज़ में मालूम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, तैमूर रहमान साहब और फैज़ रहमान साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।